our dear students and faculty members who are watching this channel of Zoology Department. जैसा कि आपको मालूम है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा समय समय पर विभिन्न सब्जेक्ट पे व्याख्यानमालाएँ आयोजित की जाती है और इनके वीडियो लेक्चर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। वर्तमान में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की व्याख्यानमाला चल रही है। इस व्याख्यानमाला के तहत पिछले सेशन में प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्स्ट पार्ट था, ट्रांसक्रिप्शन, उस पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज के इस व्याख्यान में प्रोटीन सिंथेसिस का जो सेकंड पार्ट है यानी ट्रांसलेशन पे आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज का जो अपना व्याख्यान रहेगा वो प्रोटीन सिंथेसिस का ही पार्ट है। प्रोटीन सिंथेसिस का ये सेकंड पार्ट है, जो मान के चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेकंड पार्ट of protein synthesis, that is translation. ये मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले स्टेप ट्रांसक्रिप्शन है, सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। डीएनए से एमआरएनए भी बनता है, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए भी बनता है, डीएनए से ट्रांसफर आरएनए भी बनता है। और प्रोकैरियोट के अंदर सेम जीन, सेम एंजाइम तीनों आरएनए की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन यूकैरियोट में अलग अलग जीन्स, अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। अब डीएनए की जो हिडन इन्फॉर्मेशन जो है, डीएनए का जो क्रिप्टोग्राम है, डीएनए का जो सीक्रेट है, वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडॉन के रूप में प्रेजेंट होती है। अब इन एमआरएनए की इन्फॉर्मेशंस को प्रोटीन में एमिनो एसिड के रूप में इनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड जो स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये सेकंड स्टेप भी 3 पदों में संपन्न होती है। इसके अंदर भी वही 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन, second step is chain elongation, and third step is chain termination. तो ट्रांसलेशन का पद 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन। हाँ, सबसे पहली जो स्टेप है इसकी दैट इज चेन इनिशिएशन। अब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो उससे पहले रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, एसेंशियल जो एलिमेंट्स और सामग्री चाहिए उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगा कि ट्रांसलेशन के फर्स्ट स्टेप में यानी चेन इनिशिएशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो है एक तो मैसेंजर आरएनए होना चाहिए। जो मैसेंजर आरएनए यदि नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस संपादित नहीं होगा। और एमआरएनए जो हो उसके अंदर भी इनिशिएशन कोडन का होना बहुत ज़रूरी है। इनिशिएशन कोडन एयूजी होता है, जनरली इसी को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन एयूजी यदि नहीं हो उस केस में जीयूजी को भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है इनिशिएशन के दौरान वो एक रिक्वायरमेंट तो है कि मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल उपस्थित होना चाहिए और उस मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल में 5वें सिरे पर इनिशिएशन कोडन प्रेजेंट होना चाहिए। ये इनिशिएशन कोडन एयूजी के रूप में हो सकता है या जीयूजी के रूप में हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो उसमें पहला एमिनो अम्ल हमेशा मेथियोनाइन का होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी दैट इज राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो है ये बॉडी की प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल की ये प्रोटीन फैक्ट्री है
और राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ये राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S के रूप में होगा और यूकैरियोट में 80S के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये जो मैं मॉडल जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये प्रोकैरियोट की मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद में यूकैरियोट में क्या क्या चेंजिंग है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के ट्रांसलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो मेजर डिफरेंस मैं आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि डिटेल में जाएं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं प्रोकैरियोट की मैकेनिज़्म है उसका यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या होगी, राइबोसोम्स। तीसरी रिक्वायरमेंट इसमें होती है एटीपी के मॉलिक्यूल। चौथी रिक्वायरमेंट इसमें होती है जीटीपी के मॉलिक्यूल। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए, इसके अलावा इनिशिएशन फैक्टर। क्या प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों स्टेप में फैक्टर्स की आवश्यकता होती है और ये फैक्टर्स जो होते हैं ये राइबोसोम्स का ही पार्ट है। तो इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होगी, इलॉन्गेशन के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर की आवश्यकता होगी, रिलीजिंग के लिए रिलीजिंग फैक्टर की आवश्यकता होगी। अब प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो IF1, एक IF2, एक IF3। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो चैन इनिशिएशन के दौरान संपन्न होती है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो इनिशिएशन फैक्टर थर्ड जो है ये राइबोसोम की छोटी इकाई के साथ बाइंड होता है। यहाँ पर मैं ये प्रोकैरियोट का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए प्रोकैरियोट में राइबोसोम की जो छोटी इकाई है इसकी वैल्यू होती है 30S और बड़ी इकाई जो होती है इसकी वैल्यू होती है 50S। अब यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर थर्ड जो होता है ये सबसे पहले राइबोसोम की छोटी इकाई के साथ बाइंड होता है। अब जो ही IF3 फैक्टर स्मॉल यूनिट के साथ बाइंड होगा ये राइबोसोम डिसोशिएट हो जाता है और राइबोसोम की छोटी इकाई अलग हो जाएगी और इसकी बड़ी इकाई जो होती है ये अलग हो जाती है। तो कहने का अर्थ है राइबोसोम जो है ये डिसोशिएट हो गया है, राइबोसोम अपनी यूनिट के अंदर वियोजित हो गया है, अपनी यूनिट के अंदर ये सेपरेट हो गया है। तो राइबोसोम की छोटी इकाई अलग हो जाएगी और राइबोसोम की बड़ी इकाई जो होती है ये अलग हो जाती है। और इस डिसोसिएशन के अंदर इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट जो होता है वो इस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने का कार्य करेगा। इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट इस राइबोसोम के डिसोसिएशन को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेगा, इसको स्टिमुलेट करता है। तो सबसे पहली जो मैकेनिज्म इसमें होती है इनिशिएशन के दौरान वो होती है राइबोसोम का डिसोसिएशन। राइबोसोम जो है ये वियोजित हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा कि अब चूंकि पहला जो एमिनो एसिड होता है वो मेथियोनाइन होता है हमेशा, वो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। केवल एक बेसिक डिफरेंस होगा, प्रोकैरियोट में जो मेथियोनाइन होता है वो फॉर्माइलेटेड होता है, इसलिए प्रोकैरियोट में मेथियोनाइन को एफ मेट के नाम से लिखा जाता है और यूकैरियोट में जो मेथियोनाइन है वो फॉर्माइलेटेड नहीं होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेथियोनाइन जो एमिनो एसिड्स हैं उसको एक्टिव किया जाता है एटीपी के द्वारा, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड्स, उसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए को चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस जो है वो संपादित होती है रिएक्शंस के रूप में। तो सबसे पहले एफ मेट यानी फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन, ये एमिनो एसिड है एफ मेट, ये एटीपी के साथ रिएक्शन करता है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है
और एटीपी के 2 फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं और इस कॉम्बिनेशन से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एफ मेट AMP कॉम्प्लेक्स, एफ मेट AMP कॉम्प्लेक्स। और 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे PPI। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एक्टिव जो एमिनो एसिड्स है यानी मेथियोनाइन, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए के तीसरे सिरे पर लगता है, क्योंकि जितने कोडॉन हैं उतने एंटी कोडॉन होते हैं और हर एमिनो एसिड्स को ले जाने के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसफर आरएनए ग्लाइसिन एमिनो एसिड को ले जा रहा है वही ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलानिन को ले जाएगा। इसलिए इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये एक तरह के कैरियर का काम करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एफ मेट EMP जो कॉम्प्लेक्स है, एफ मेट यानी फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन EMP कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड होता है tRNA के साथ। ये बाइंड होता है tRNA के साथ और मेथियोनाइन के ट्रांसफर आरएनए के तीसरे सिरे पर जुड़ने के कारण इसमें ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एफ मेट tRNA कॉम्प्लेक्स, एफ मेट tRNA कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर EMP जो होती है ये फ्री हो जाएगी। अब ये जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शंस में एक पर्टिकुलर एंजाइम यहाँ पर हेल्पफुल होता है, उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल RNA सिंथेटेस। तो यहाँ पर इस एंजाइम का मैं टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिस। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर राइबोसोम का डिसोसिएशन हुआ। सेकेंड स्टेप में एमिनो एसिड का एक्टिवेशन हुआ और एमिनो एसिड एटीपी के द्वारा सक्रिय होता है और सक्रिय होने के बाद में ये मेथियोनाइन एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के तीसरे सिरे पर जाके लग जाता है। अब चूंकि मेथियोनाइन का कोड जो होता है एमआरएनए में वो होता है AUG, इसका मतलब ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा UAC। तो इसको मैं सिंपली फिगर के रूप में जैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये मान लीजिए ट्रांसफर आरएनए, ये इसका तीसरा सिरा, ये इसका पांचवा सिरा, ये इसका तीसरा सिरा और ये जो तीसरा सिरा है इस पर मेथियोनाइन जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पर लग जाता है ट्रांसफर आरएनए के तीसरे सिरे पर, एफ मेट। अब ये ध्यान रखना, यूकैरियोट यदि है तो ये मेथियोनाइन फॉर्माइलेटेड नहीं होगा, वहाँ पर इसको केवल MET के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट में इसको एफ मेट के रूप में फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इसका जो एंटीकोडॉन साइट है, इस एंटीकोडॉन साइट के अंदर ये कोडॉन होंगे UAC, क्योंकि मेथियोनाइन का कोडॉन जो है वो होता है AUG और यहाँ पर mRNA के कोडॉन और tRNA के एंटीकोडॉन के बीच में जो बाइंडिंग हो रही है वो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंधित हो रहे हैं। अब इसमें एडेनिन जो है वो यूरेसिल से बाइंड हो जाएगा, यूरेसिल है वो एडेनिन से बाइंड हो जाएगा, ग्वेनिन जो है
वो साइटोसिन से बाइंड हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों बाइंडिंग हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि पहले कोडॉन के पहले 2 क्षार और एंटीकोडॉन के पहले 2 क्षार इनके बीच में यदि बॉन्डिंग हो जाती है तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया संपादित हो जाती है। तीसरे नाइट्रोजन बेस को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है इसमें, इसलिए तीसरा जो बेस होता है उसमें इसको वोबले बेस के नाम से जाना जाता है कोडॉन में, और पहले जो 2 नाइट्रोजन बेस हैं इसको वाटसन और क्रिक बेस के नाम से जाना जाता है। और ये फिनोमेनन उसी तरह है जैसे मान लीजिए आपके जैसे शर्ट है और शर्ट के अंदर मान लीजिए नीचे की बटन टूटी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप शर्ट को अंडर शर्टिंग कर लो और पैंट के बाहर जो बटन है वो बंद होनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर एडेनिन यूरेसिल के बॉन्डिंग होनी चाहिए, यूरेसिल एडेनिन के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, वेनिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग हो तो बेस्ट है, बॉन्डिंग नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया संपादित होती रहेगी। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में फिर क्या होगा, mRNA, हाँ mRNA राइबोसोम के साथ अटैच होगा, उसका बाद ट्रांसफर RNA अटैच होगा, उसके बाद राइबोसोम की बड़ी यूनिट जो होती है वो अटैच होती है, और इनको सीक्वेंस के रूप में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा लाइन डायग्राम के माध्यम से। अब इनिशिएशन के दौरान राइबोसोम का डिसोसिएशन हो गया और राइबोसोम के डिसोसिएशन के पश्चात एमिनो एसिड्स की चार्जिंग हो गई। अब ये चार्ज एमिनो एसिड्स, राइबोसोम की यूनिट्स और ट्रांसफर आरएनए, इन सब की असेंबली होती है और इसके अंदर एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है इसको मैं फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, ये मान लीजिए मैसेंजर आरएनए है कोई, दिस इज मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए का 5वां सिरा, ये मैसेंजर आरएनए का 3रा सिरा। अभी इस mRNA में इनिशिएशन कोडॉन से पहले 7 नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं सीने डालगर्नो सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर फिक्स है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एडेनिन, ग्वेनिन, ग्वेनिन, एडेनिन, ग्वेनिन, ग्वेनिन और यूरेसिल, यानी ये 7 नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है AGGU। और ये जो 7 जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन बेस की श्रृंखला है इसको बोलते हैं सीने डालगर्नो सीक्वेंस। अब इन 7 न्यूक्लियोटाइड के जस्ट बाद में फिर इसमें होता है इनिशिएशन कोडॉन, और इनिशिएशन कोडॉन चूँकि स्टार्ट सिग्नल होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, इसलिए इस कोडॉन को मैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब AUG के बाद में और कोडॉन हो सकते हैं, और ये कोडॉन मान लीजिए है सपोज GUG, मान लीजिए दूसरा कोडॉन है GUG, तीसरा कोडॉन मान लीजिए है UU, चौथा कोडॉन मान लीजिए है CUA, पांचवा कोडॉन मान लीजिए है GUU, नेक्स्ट कोडॉन मान लीजिए है ये मान लीजिए लास्ट में नॉन सेंस कोडॉन है या टर्मिनेशन कोडॉन है मान लो, और टर्मिनेशन कोडॉन जो होते हैं वो 3 हो सकते हैं, UAG हो सकता है, UAA हो सकता है, UGA हो सकता है। अभी से मैसेंजर आरएनए के अंदर आप देख रहे हो येलो कलर में सीने डालगर्नो सीक्वेंस,
ग्रीन कलर में इनिशिएशन कोडॉन, वाइट कलर में कोडिंग सीक्वेंस और रेड कलर के अंदर स्टॉप सिग्नल या नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। अब ये mRNA है जिसको सेल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? सिंपल mRNA का कोई मतलब नहीं है। उस mRNA के अंदर इनिशिएशन कोडॉन भी होना चाहिए, उस mRNA के अंदर टर्मिनेशन कोडॉन भी होना चाहिए, उस mRNA के अंदर कोडिंग सीक्वेंस भी होने चाहिए और उस mRNA के अंदर सिने डालगेनो सीक्वेंस भी होने चाहिए। अब इस mRNA के साथ क्या होगा, राइबोसोम की छोटी यूनिट जो होती है वो छोटी यूनिट इसके साथ बाइंड होती है और यहाँ पर राइबोसोम को मैं नीले कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो राइबोसोम की छोटी इकाई इस mRNA के साथ सबसे पहले बाइंड होती है और छोटी इकाई है तो ये 30S होगी, यूकैरियोट है तो ये 80S होगी। अब यहाँ पर एक्चुअल में राइबोसोम की छोटी इकाई की जो बाइंडिंग है, क्यों राइबोसोम है वो सेल पार्टिकल है एक तरह का, इसको सेल इंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है और राइबोसोम का बेसिक जो कंपोजिशन है उसमें राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स होते हैं। तो राइबोसोम की जो छोटी यूनिट है इसके अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए होता है। यूकैरियोट का यदि छोटी यूनिट है तो उसके अंदर 18S राइबोसोमल आरएनए होता है और ये 16S आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, इसके अंदर इस सिनेट डालगेनो सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। यानी यहाँ पर एडेनिन है तो आरआरएनए के अंदर यूरेसिल होगा, यहाँ ग्वेनिन है तो उसमें साइटोसिन होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो बाइंडिंग हो रही है वो राइबोसोमल आरएनए प्लस mRNA के बीच में हो रही है। तो राइबोसोम की इस छोटी इकाई के अंदर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगी और ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसकी जस्ट अपोजिट होती है। तो एडेनिन यूरेसिल के साथ बाइंड होगा, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ बाइंड होगा, ये ग्वेनिन साइटोसिन के साथ बाइंड होगा, एडेनिन यूरेसिल के साथ बाइंड होगा, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ बाइंड होगा, ये साइटोसिन के साथ बाइंड होगा और ये यूरेसिल ये एडेनिन के साथ बाइंड होगा। तो सिनेट डालगेनो सीक्वेंस की पूरक श्रृंखला इस राइबोसोम के 16S आरएनए के अंदर है और यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये किसकी है, 16S आरएनए और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो इस राइबोसोम की छोटी इकाई के साथ अभी जुड़ा हुआ है। ये फैक्टर इससे सेपरेट नहीं हुआ है, क्यों IF3 कारक छोटी इकाई के साथ बाइंड होगा, उससे राइबोसोम डिसोसिएट हो जाता है। राइबोसोम की छोटी इकाई अलग हो जाती है, बड़ी इकाई अलग हो जाती है और इस डिसोसिएशन के अंदर IF1 कारक जो होता है वो इसके अंदर हेल्पफुल होता है और GTP जो है इसके साथ बाइंड है। यहाँ पर ATP का यूज़ नहीं होगा, ATP का यूज़ तो केवल एमिनो एसिड के एक्टिवेशन के दौरान ही होता है। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे वो ग्विनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होंगे। अब राइबोसोम की छोटी इकाई जुड़ गई, अब क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए पहले एमिनो एसिड को लेके आएगा और पहला एमिनो एसिड कौन सा होगा, पहला कोडॉन इसके अंदर AUG है और AUG कोडॉन मेथियोनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पहला ट्रांसफर आरएनए मेथियोनाइन एमिनो एसिड्स को लेकर आता है और ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन इस mRNA के एंटी कोडॉन के साथ यहाँ पर बाइंड होता है और यहाँ पर इसको मैं ग्रीन कलर में जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, कोडॉन तो यहाँ पर है AUG, एंटीकोडॉन यहाँ पर है UAC। जो कोडॉन है वो तो मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं वो ट्रांसफर आरएनए के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए का जो एसोसिएशन होगा वो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा लेकिन एंटी पैरेलल होगा। यानी mRNA का 5वां सिरा इधर है, तीसरा सिरा इधर है,
तो ट्रांसफर आरएनए का 5वां सिरा इधर होगा, तीसरा सिरा इधर होगा, और ये ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेके इसके साथ अटैच होता है। ये राइबोसोम का तीसरा सिरा, इसका टीआरएनए का तीसरा सिरा, ये राइबोसोम का 5वां सिरा, और इसके तीसरे सिरे पर ये पहला एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, और पहले एमिनो एसिड यहाँ पर किस रूप में है, एप मेट यानी फॉर्माइलेटेड मैथियोनाइन के रूप में। अब इसके बाद में राइबोसोम की बड़ी इकाई यानी 50S यूनिट वो सबसे बाद में जुड़ती है, और ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट ये अटैच हो जाती है। अब इस राइबोसोम की बड़ी यूनिट के अंदर 3 रिसेप्टर साइट होती है, 3 इसके अंदर रिसेप्टर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो टीआरएनए लगा है सबसे पहले, इसको तो बोलते हैं पी पॉइंट यानी पी साइट। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो कोडन है GUG, इसके सामने जो साइट होगी इसको बोलेंगे ए साइट, ये क्या मतलब एक्सेप्टर, और इधर इसमें होती है ई साइट, ये क्या मतलब एग्जिट, बाहर निकलने का है। जैसे सिनेमा हॉल में आप एंटर कर रहे हो तो एंट्री लिखा होता है गेट के ऊपर, बाहर निकलने रास्ते पे एग्जिट लिखा होता है। तो इस राइबोसोम की बड़ी इकाई में ये 3 स्पेशल पॉइंट हैं, एक्सेप्टर पॉइंट, पेप्टिडाइल पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। इस एग्जिट पॉइंट से क्या होगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये इस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट होगा तो इसको बोलेंगे 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब चूंकि ये प्रोकैरियोट की मैकेनिज्म है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा उसके बाद में ये IF3 कारक ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और IF3 कारक के सेपरेशन में IF2 कारक जो होता है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल GTP का यूज होता है। तो यहाँ पर GTP का जो एक्चुअल जो मकसद है वो इस फैक्टर के रिमूवल से है, इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन से। अब ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, चेन इनिशिएशन। एक बार इसको मैं फिर शॉर्ट में आपको रिपीट कर दूं। सबसे पहले राइबोसोम डिसोशिएट होता है, IF3 कारक राइबोसोम की छोटी इकाई के साथ जुड़ता है, और जुड़ते ही राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई दोनों क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, और इस सेपरेशन में IF1 कारक जो होता है वो स्टिमुलेटिंग एजेंट का काम करता है। इसके बाद में पहला जो एमिनो एसिड होगा, अब चूंकि पहला एमिनो एसिड हमेशा मैथियोनाइन होता है, तो मैथियोनाइन ATP के साथ रिएक्शन करके वो सक्रिय होता है, और सक्रिय होने के बाद में ये सक्रिय एमिनो अम्ल अपने कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए के तीसरे सिरे पर जुड़ जाता है, और ये जो टीआरएनए होता है इसको बोलेंगे एप मेट टीआरएनए, क्योंकि जो भी एमिनो एसिड को लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस ट्रांसफर आरएनए की भी टर्मिनोलॉजी होती है। मान लीजिए टायरोसिन को लेके आ रहा है तो इस टायरोसिन का नाम हो जाएगा टायरोसिन टीआरएनए, फिनाइल एलानिन को लेके आ रहा है तो उसका नाम हो जाएगा फिनाइल एलानिन टीआरएनए। और यहाँ पर पहला जो एमिनो एसिड चूँकि फॉर्माइलेटेड मैथियोनाइन होता है इसलिए ट्रांसफर आरएनए का नाम क्या है, फॉर्माइलेटेड मैथियोनाइन टीआरएनए। अब एमआरएनए के 5वें सिरे पर यह सीने डालगेनो सीक्वेंस है, AGG AGGU। इसके बाद में इनिशिएशन कोडन है, इसके बाद में और कोडिंग सीक्वेंस वाले इसके अंदर कोडन्स प्रेजेंट हैं। तो राइबोसोम की छोटी इकाई का 16S RNA इस एमआरएनए की सीने डालगेनो सीक्वेंस के साथ ये बाइंड होता है, और राइबोसोम की छोटी इकाई इसके साथ बंधित होती है। इसके बाद में ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड लेके आता है, AUG कोडन से बाइंड होता है। इसके बाद में राइबोसोम की बड़ी इकाई जुड़ती है,
और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में फिर IF3 कारक जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और इसके अंदर IF1 फैक्टर जो होता है, IF2 फैक्टर जो होता है वो अपनी स्पेशल भूमिका निभाता है। अब चैन इनिशिएशन के बाद में इसकी सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगी चैन इलोंगेशन, क्योंकि अब श्रृंखला लंबी होगी, सेल इलोंगेट होगी और चैन इलोंगेशन का जो प्रोसेस है ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट है और हर स्टेप पे इसमें फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। चैन इनिशिएशन है तो इसके अंदर इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होगी, चैन इलोंगेशन चल रही है तो इसके अंदर इलोंगेशन फैक्टर की आवश्यकता होगी, चैन टर्मिनेशन है तो इसके अंदर टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर की आवश्यकता होगी। अब प्रोकैरियोट के अंदर जो रिलीजिंग ये जो इलोंगेशन फैक्टर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें होता है EFT, इलोंगेशन फैक्टर T। दूसरा जो कारक है ये होता है EFG, इलोंगेशन फैक्टर G। अब इसमें EFT जो है ये तो होता है ट्रांसफिरेज से संबंधित, इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफिरेज एक्टिविटी। और EFG जो होता है ये होता है ट्रांसलोकेशन से संबंधित, इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन। अब सबसे पहले EFT कारक जो होता है ये भी 2 यूनिट का बना होता है। इसके अंदर एक यूनिट तो होती है EFTU, एक इकाई इसमें होती है EFTS। यहाँ पर TU का अर्थ है टेम्परेचर अनस्टेबल, TS का अर्थ है टेम्परेचर स्टेबल। तो EFT कारक जो होता है ये क्या होगा, GTP के साथ बाइंड होगा और GTP से बाइंड होने के कारण ये डिसोशिएट हो जाता है और इसके 2 इकाइयाँ जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर अनस्टेबल और इलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल। अब ये जो EFTU है इसके साथ GTP जो होती है वो इसके साथ बाइंड होती है और इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हो EFTU ब्रैकेट में GTP। अब A साइट के सामने कोडॉन है GUG और GUG कोडॉन जो होता है ये वेलाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वेलाइन क्या होगा, ATP से रिएक्शंस करेगा, सक्रिय होगा, सक्रिय होने के बाद में ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा और वही सारी पहले वाली जो इवेंट होती है वो यहाँ पर रिपीट होती है। यानी जितने भी एमिनो एसिड्स यहाँ पर आएंगे वो एमिनो एसिड सक्रिय होके आएंगे, बिना सक्रिय होए बिना प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर संपादित नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो GUG कोडॉन है, अब GUG कोडॉन है तो इसका एंटी कोडॉन क्या हो जाएगा, CAC। कोडॉन यदि GUG है और GUG कोडॉन वेलाइन एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका एंटी कोडॉन हो जाएगा CAC। अब इस एंटी कोडॉन का ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेकर इस A साइट के ऊपर बंधित होता है और सेकंड एमिनो एसिड ये है वेलिन। तो इस tRNA के इस तीसरे सिरे पर ये एमिनो एसिड है वेलिन। अब
राइबोसोम की पी साइट भी ब्लॉक हो गई है, ऑक्यूपाई हो गई है, और इसकी जो ए साइट थी ये भी ऑक्यूपाई हो गई है। अब क्या होगा, ये जो मेथियोनाइन है इसका एमिनो ग्रुप तो इधर है, एसिडी ग्रुप इधर है, इसी तरह जो वेलाइन है इसका एमिनो ग्रुप इधर है, इसका एसिडी ग्रुप इधर है। इन दोनों एमिनो एसिड को मैं इस तरह भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे दिस इज फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन, और इस मेथियोनाइन का एमिनो टर्मिनल इधर है, तो इसका एसिडिक टर्मिनल इधर है। इसी तरह ये जो वेलाइन एमिनो एसिड है इसका एमिनो टर्मिनल इधर है, तो इसका एसिडिक टर्मिनल इधर है। अब ये जो फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन है ये तो पी साइट का है, और वेलाइन जो एमिनो एसिड है ये ए साइट का है। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ पर निकलता है। अब इसमें क्या होगा, एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप। अब इसके अंदर H2O यहाँ से निकलेगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा CONH, और CONH जो होता है इसको पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इसको आप इस तरह लिख सकते हो, दिस इज F मेट C डबल बॉन्ड O NH, ये सेकेंड एमिनो एसिड है वेलिन, ये इसका एसिडिक ग्रुप, ये इसका NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर ये मेथियोनाइन इसका एसिडिक ग्रुप और इस वेलाइन का एमिनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड को मैं यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब मेथियोनाइन और वेलिन इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में क्या होगा, पी साइट का जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और पी साइट के ट्रांसफर आरएनए से ये मेथियोनाइन जो होगा ये सेपरेट हो जाएगा, और पी साइट का जो मेथियोनाइन होता है ये ए साइट के टीआरएनए से जुड़ गया। अब ए साइट का जो टीआरएनए है उसके साथ दो एमिनो एसिड जुड़े हैं, इसमें वेलाइन भी जुड़ा हुआ है और पी साइट का मेथियोनाइन है वो भी जुड़ा हुआ है, और पी साइट का जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये ट्रांसफर आरएनए इस एग्जिट छिद्र के द्वारा ये राइबोसोम से बाहर निकल जाता है, और एफ मेट टीआरएनए जो होता है वो इस एग्जिट पॉइंट के द्वारा निष्कासित हो जाता है। अब ये एफ मेट टीआरएनए जब निष्कासित हो गया तो इस ए साइट का जो टीआरएनए है इसके साथ दो एमिनो एसिड जुड़े हैं, और इसको इस तरह मैं मिटा के जैसे रिप्रेजेंट करूँगा। ये टीआरएनए यहाँ से सेपरेट हो गया। अब आप देख रहे हो ए साइट का जो टीआरएनए था इसके साथ दो एमिनो एसिड अटैच हो गए। अब पी जगह खाली है, पी साइट खाली है। अब क्या होगा, ए साइट का टीआरएनए जंप लगाकर पी साइट पे शिफ्ट होता है, क्यों पी जगह खाली है, पी जगह खाली है तो ए साइट का ट्रांसफर आरएनए जंप लगाकर पी साइट पे शिफ्ट होता है, और
राइबोसोम ए कोडॉन तीसरे सिरे की तरफ मूवमेंट करता है। प्रोकैरियोट में ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोट के अंदर मैसेंजर आरएनए जो होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा और राइबोसोम पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ मूवमेंट करता है। लेकिन यूकैरियोट में उल्टा है, यूकैरियोट में राइबोसोम स्थिर रहता है और मैसेंजर आरएनए पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर एमआरएनए कांस्टेंट है, राइबोसोम में मूवमेंट होती है। यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम कांस्टेंट रहता है, एमआरएनए के अंदर मूवमेंट रहती है। अब टीआरएनए ए साइट से पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, राइबोसोम ए कोडॉन आगे शिफ्ट होगा। अब राइबोसोम ए कोडॉन जब आगे शिफ्ट होगा तो ये जो ट्रिपल यू कोडॉन है ये ए साइट के सामने आ जाएगा और इसका आगे का जो फिगर बनेगा वो इस तरह बनेगा। अब ये राइबोसोम ए कोडॉन तीसरे सिरे की तरफ ये मूवमेंट करता है। और ए साइट के सामने ये जो नया कोडॉन है यू यू यू, ये कोडॉन इसके सामने आ जाता है। और पी साइट जो है इस पे लगे हुए टीआरएनए में दो एमिनो एसिड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें एक एमिनो एसिड तो है वेलिन और वेलिन से पहला जो एमिनो एसिड है ये होता है इसके अंदर फॉर्माइलेटेड मैथ्योनाइन, ये इसका एमिनो सीरा। अब देख रहे हो ए साइट के सामने अब कोडॉन है इसमें ट्रिपल यू 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 और यू यू कोडॉन जो होता है ये फिनाइल एलानिन को निरूपित करता है। अब यहाँ पर वापस वही स्टेप दोहराई जाएगी, फिनाइल एलानिन एटीपी के साथ सक्रिय होगा, सक्रिय होने के बाद में ये एमिनो एसिड अपने कॉरस्पॉन्डिंग फिनाइल एलानिन टीआरएनए के तीसरे सिरे पर बाइंड होगा और ये टीआरएनए इस फिनाइल एलानिन को लेकर इस राइबोसोम के ए साइट पे यहाँ पर जुड़ता है और ये इसका अटैचमेंट यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर कोडॉन ट्रिपल यू है तो इसका एंटी कोडॉन हो जाएगा ट्रिपल ए। अब ये टीआरएनए इस ए साइट के ऊपर आके लग जाता है, ये इसका पांचवा सिरा, ये इसका तीसरा सिरा और ट्रिपल यू कोडॉन जो है ये फिनाइल एलानिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सिंबल के रूप में यहाँ लिखेंगे PHE, फिनाइल एलानिन। अब क्या होगा, इस वेलाइन का एसिडी ग्रुप और इस फिनाइल एलानिन का एमिनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में ये पी साइट का जो टीआरएनए है ये यहाँ से सेपरेट होगा। ये पी साइट का टीआरएनए यहाँ से सेपरेट होगा और ये ई साइट के द्वारा ये राइबोसोम के बाहर निष्कासित हो जाता है। अब टीआरएनए जब राइबोसोम के ई साइट से बाहर निष्कासित हो गया तो ये पी साइट जो है ये खाली हो जाती है, पी साइट खाली हो जाती है और ये ट्रांसफर आरएनए इन तीनों एमिनो एसिड्स को लेकर ए साइट से जंप लगाकर पी पर शिफ्ट हो जाता है। अब टीआरएनए जब ए से पी पे आ गया तो ए साइट खाली हो गई और राइबोसोम फिर ए कोडॉन
तीसरे सिरे की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस में आप देख रहे हो क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटी होती है। सबसे पहले नया ट्रांसफर आरएनए नए अमीनो एसिड को लेकर आता है और ए साइट पे जुड़ता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पी साइट का एमिनो एसिड का एसिडी ग्रुप और ए साइट के एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, इन दोनों बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में पी साइट का टीआरएनए सेपरेट हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा और पी साइट का टीआरएनए इस एग्जिट पॉइंट के थ्रू बाहर निकल जाएगा और उसके बाद में ए साइट का टीआरएनए सभी एमिनो एसिड्स को लेकर ए साइट से पी साइट पर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो ए साइट से पी साइट में जो शिफ्टिंग हो रही है इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और एमिनो एसिड यहाँ पर जो अटैच हो रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसफिरेशन। तो यहाँ पर जो EFT फैक्टर मैंने लिखा है ये ट्रांसफिरेस से संबंधित है, EFG कारक है ये ट्रांसलोकेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड का ए पॉइंट से पी पॉइंट पर जो शिफ्टिंग हो रही है उस शिफ्टिंग के अंदर EFG कारक हेल्पफुल होगा, जबकि इनिशियल स्टेप में EFT कारक जो होता है वो हेल्पफुल होता है। अब ये प्रोसेस इसमें लगातार चलता रहेगा, कब तक, जब तक ए साइट के सामने ये टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आ जाए। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो राइबोसोम ए कोडॉन आ गया तो ए के सामने ये CUA कोडॉन आ गया, उसके बाद ये GUU कोडॉन आ गया। अब यह प्रोसेस जब लगातार चलता रहता है तो लास्ट में ए साइट के सामने AUG कोडॉन आता है और AUG कोडॉन किसी भी एमिनो एसिड्स को निरूपित नहीं करता है, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन का नाम दिया जाता है, इसको टर्मिनेशन कोडॉन का नाम दिया जाता है, इनको स्टॉप सिग्नल का नाम दिया जाता है। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और लास्ट के अंदर ये सिचुएशन इसके अंदर बनेगी और इसके अंदर लास्ट में ये एमिनो एसिड यहाँ पर आ गया है, ये राइबोसोम यहाँ पर आ गया है। इसका एंटीकोडॉन होगा CAA। ये P पॉइंट है, A पॉइंट है इसके सामने, ये टर्मिनेशन कोडॉन है और टर्मिनेशन कोडॉन चूँकि ये नॉनसेंस कोडॉन है इसलिए किसी भी एमिनो एसिड्स को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा और एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो ये स्टॉप सिग्नल का काम करता है और इन कोडॉन की जो पहचान होती है वो रिलीजिंग फैक्टर्स के द्वारा होती है। अब ये जो कोडॉन है यहाँ पर GUU और ये कोडॉन जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है वेलाइन को और CUA कोडॉन ये रिप्रेजेंट करता है ल्यूसिन को। तो फाइनल जो इसके अंदर पेप्टाइड सीक्वेंस जो बन रही है उसके अंदर GUU कोडॉन, इस कोडॉन का जो एमिनो एसिड है वो तो है वेलिन और इधर CUA जो कोडॉन है इसका एमिनो एसिड्स है ल्यूसिन। अभी ये फाइनल स्टेज होगी। अब इसके अंदर आप कोडॉन देख रहे हो, पहला कोडॉन AUG मेथियोनाइन को, ये पहला एमिनो एसिड मेथियोनाइन, सेकंड कोडॉन GUG वेलाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये वेलिन, तीसरा कोडॉन UU ये फिनाइल एलानिन को रिप्रेजेंट करता है, ये फिनाइल एलानिन, CUA ये ल्यूसिन को निरूपित करता है, चौथा एमिनो एसिड ल्यूसिन, पांचवा कोडॉन है GUU ये वेलाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये पांचवा एमिनो एसिड वेलिन। अब इसमें आप देख रहे हो पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है ये प्रोटीन की चेन जो होती है वो बनती रहती है। अब ए साइट के सामने ये नॉनसेंस कोडॉन आ गया। अब नॉनसेंस कोडॉन है तो ये टर्मिनेशन कोडॉन है, ये स्टॉप सिग्नल है,
ये रिलीजिंग कोडॉन है ये, और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर स्टॉप होता है। अब चेन इलोंगेशन के बाद में इसकी तीसरी जो स्टेप है वो संपादित होगी, दैट इज़ चेन टर्मिनेशन। इलोंगेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, और जब तीसरे सिरे पर ए साइट के सामने जब कोई भी नॉनसेंस कोडॉन आता है, और नॉनसेंस कोडॉन जो होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, जिसके अंदर एक तो UAA, सेकंड नॉनसेंस कोडॉन हो सकता है UAG, और तीसरा नॉनसेंस कोडॉन हो सकता है UGA। इन तीनों नॉनसेंस कोडॉन के लिए पुरानी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ में ली जाती है कई बार, जैसे UAA कोडॉन, इसको ऑक्रे के नाम से जाना जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्रे, और UAG जो कोडॉन है इसको एम्बर के नाम से जाना जाता है, और UGA इसको ओपेल के नाम से जाना जाता है। तो 3 ये नॉनसेंस कोडॉन है। अब यहाँ पर आपने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस की हर स्टेप में फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। जैसे चेन इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए, जो कि प्रोकैरियोट में 3 तरह के होते हैं, IF1, IF2, IF3। इसी तरह चेन इलोंगेशन के लिए अपने को इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए, जो कि 2 तरह के थे, EFT और EFG। इसी तरह चेन टर्मिनेशन के लिए, चेन की रिलीजिंग के लिए अपने को रिलीजिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है। तो प्रोकैरियोट के अंदर 3 प्रकार के रिलीजिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। एक तो RF1 रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, एक RF2 रिलीजिंग फैक्टर सेकंड, और RF3 रिलीजिंग फैक्टर थर्ड। इसमें RF1 जो कारक होता है ये UAG और UAA इन 2 नॉनसेंस कोडॉन को ये रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह RF2 कारक जो होता है ये UAA और UAG यानी पहला और तीसरा, इन 2 टर्मिनेशन कोडॉन की ये रिकॉग्निशन करता है। और RF3 कारक जो होता है ये इन दोनों कारकों को स्टिमुलेट करने का काम करता है, इसलिए कई बार इसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूकैरियोट के केस में केवल एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है, जिसको ERF बोलते हैं, यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर, और वो सिंगल रिलीजिंग फैक्टर इन तीनों नॉनसेंस कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, तीनों की पहचान करता है। अब ये प्रोसेस आप देख रहे हो, ये सीने डालगेनो सीक्वेंस, इसके बाद इनिशिएशन कोडॉन, उसके बाद में कोडिंग सीक्वेंस है, लास्ट के अंदर ये टर्मिनेशन कोडॉन। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन कोडॉन से स्टार्ट होगा और टर्मिनेशन कोडॉन तक चलेगा। अब चूंकि टर्मिनेशन कोडॉन है ये किसी भी एमिनो एसिड्स को निरूपित नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जाना जाता है। और mRNA में जहाँ पर भी नॉनसेंस कोडॉन होगा वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का स्टॉपेज हो जाता है। अब कौन सा नॉनसेंस कोडॉन होगा उसकी पहचान ये रिलीजिंग फैक्टर करेंगे। तो RF1 कारक जो होगा वो UAA और UAG की पहचान करेगा, RF2 कारक जो होगा वो UAA और UGA की पहचान करेगा, और RF3 कारक जो होता है वो RF1 और RF2 को प्रेरित करने का काम करता है, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, इसलिए इसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट में क्या होगा, ये ट्रांसफ़र RNA इस पेप्टाइड सेंस से सेपरेट हो जाएगा, और ये ट्रांसफ़र RNA इस राइबोसोम की जो एग्जिट पॉइंट होता है E पॉइंट, इस E पॉइंट के द्वारा ये बाहर निकल जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस के सेकंड राउंड में ये पार्टिसिपेट करता है। अब ये जो प्रोटीन की जो चेन बनी इसको नवजात प्रोटीन बोलते हैं, नेसेंट प्रोटीन। तो यहाँ पर जैसे अपने पास ये 5 कोडॉन थे, तो 5 कोडॉन की ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन गई, और इस श्रृंखला की सीक्वेंस क्या है,
पहला अमीनो एसिड है फॉर्माइलेटेड मेथियोनाइन, सेकेंड अमीनो एसिड अपने पास है वेलिन, तीसरा अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन, चौथा अमीनो एसिड है ल्यूसिन और पांचवा अमीनो एसिड है वेलिन। अब चूंकि अपनी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड के मिलने से डाईपेप्टाइड बनता है, ट्राईपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, फिर पेप्टोन बनता है। तो पूरा जो प्रोटीन्स बनता है उसमें तो सैकड़ों की संख्या में प्रोटीन्स होते हैं। 100 अमीनो एसिड तक की जो श्रृंखला होती है वो पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानी जाती है। अब ये जो प्रोटीन जो बना, ये प्रोटीन नवजात है, ये नेसेंट है, ये निष्क्रिय है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को नेसेंट चेन के नाम से या नवजात श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। अब जिस तरह जेनेटिक कोड में, जिस तरह डीएनए के अंदर नॉनसेंस डीएनए होता है, सिस्टोन में नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, नॉनसेंस सीक्वेंस होती है, उसी तरह इन प्रोटीन्स में भी नॉनसेंस अमीनो एसिड्स होते हैं। तो नॉनसेंस प्रोटीन को हटाना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो आवश्यक है, लेकिन प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए उनका होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये जो फॉर्मिल ग्रुप है, इस फॉर्मिल ग्रुप को हटाया जाता है और यहाँ पर एंजाइम की आवश्यकता होती है डीफॉर्माइलेश। तो जो नवजात जो प्रोटीन बना उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है डीफॉर्माइलेज की। और डीफॉर्माइलेज में ये मेथियोनाइन के साथ जो फॉर्मिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ था फॉर्माइलेटेड, ये फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पर हट जाएगा और ये चेन कन्वर्ट हो जाती है मेथियोनाइन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, ल्यूसिन, वेलिन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस मेथियोनाइन एमिनो एसिड को भी हटाया जाएगा। जब तक मेथियोनाइन है प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगा, प्रोटीन निष्क्रिय रूप में रहेगा। तो सेकेंड रिएक्शंस में इस मेथियोनाइन को रिमूव किया जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो होता है डीपेप्टिडेज। तो सेकेंड स्टेप में जो कन्वर्जन हुआ ये एंजाइम क्या कहलाएगा, डीपेप्टिडेज। और यहाँ पर ये मेथियोनाइन जो है ये रिमूव हो जाता है और लास्ट में ये जो श्रृंखला बनी, ये श्रृंखला होती है वेलिन, फिनाइल एलानिन, ल्यूसिन, वेलिन। ये इधर इसका एमिनो टर्मिनल, ये इधर इसका एसिडिक टर्मिनल। यूकैरियोट के केस में पहली स्टेप नहीं होगी, क्योंकि यूकैरियोट में जो पहला एमिनो एसिड होता है वो मेथियोनाइन होता है, फॉर्माइलेटेड नहीं होता है। इसलिए यूकैरियोट के अंदर डीफॉर्माइलेशन की रिएक्शन नहीं होती है, डायरेक्ट डीपेप्टिडेशन की रिएक्शंस होती है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी, इसका फिर क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है। तो जिस तरह आरएनए के अंदर प्रोसेसिंग हुई थी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसी तरह इस प्रोटीन के अंदर भी मॉडिफिकेशन होते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन तो ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के साथ साथ चलते रहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन के बाद में संपादित होते हैं। इनका केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। मान लो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा। प्रोटीन को लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ लिपिड जुड़ जाएगी। प्रोटीन को न्यूक्लियोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाएगा। इसको फ्लेवोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ FAD जुड़ जाएगा। इसको क्रोमोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ कोई पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएंगे। मेटलोप्रोटीन में रूपांतरित करना है तो इसके साथ कोई धातु जो होता है, मेटल होता है, वो जुड़ जाता है। तो ये सब केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं। तो प्रोटीन का केमिकल मॉडिफिकेशंस के द्वारा अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। और इसके बाद में फंक्शन के अकॉर्डिंग
इन प्रोटीन की फिर असेंबली होती है। जितने भी धागे वाले जो प्रोटीन्स हैं, फाइबर वाले हैं, जैसे रेशम के कीड़े में रेशम का धागा बनता है, फाइबर है। अपने बाल है जैसे केराटिन, फाइबर है। भेड़ के अंदर जैसे ऊन है, फाइबर है। तो जितने भी फाइबरस प्रोटीन होंगे उनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस पाया जाएगा। जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर टर्सरी कॉन्फ़िगरेशंस पाया जाएगा। जितने भी और हायर लेवल का जो कॉन्फ़िगरेशन जैसे हीमोग्लोबिन मिलता है, क्वाटर्नरी है, ऑक्सीजन कैरियर के रूप में, उसके अंदर चतुष्क विन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन जो बना, ये सबसे पहले ये प्राइमरी प्रोटीन्स हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन्स बन रहा है सिंथेसाइज हो गए, दैट इज़ प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन ये बाद में कन्वर्ट होता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में, और सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन अल्फा हेलिक्स के रूप में भी हो सकता है, बीटा प्लेट के रूप में भी हो सकता है। ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ये अल्फा और बीटा टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपस में ये गोलाकार हो जाता है, ये इसका टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन है। और आगे फिर ये क्वाटर्नरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके अंदर कई पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो आपस के अंदर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स के द्वारा बाइंड हो जाती है। तो प्रोटीन में 4 तरह का विन्यास जो होता है वो मिल सकता है, प्राइमरी टाइप का, सेकेंडरी टाइप का, टर्सरी टाइप का, क्वाटर्नरी टाइप का। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर चैपिरोनिन जो प्रोटीन्स होते हैं, चैपिरोन प्रोटीन्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और उस पर भी एक अलग से एक व्याख्यान जो होता है बनता है। और चैपिरोन प्रोटीन की डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये एक नट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूं। प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड स्टेप इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से प्रोटीन्स बनता है। और दोनों स्टेप 3-3 पदों में संपन्न होती है। ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 पद है, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन। और ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप है, चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन। और तीनों स्टेप में अपने को फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। चेन इनिशिएशन के अंदर अपने को रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन फैक्टर की, जो कि प्रोकैरियोट में 3 तरह के हैं, IF1, IF2, IF3। इलोंगेशन के लिए फैक्टर की आवश्यकता होती है इलोंगेशन फैक्टर, जो कि प्रोकैरियोट में 2 तरह के हैं, इलोंगेशन फैक्टर T और इलोंगेशन फैक्टर G। और रिलीजिंग के लिए रिलीजिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है, जो प्रोकैरियोट में 3 तरह के हैं, RF1, RF2, RF3। तो ये ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिक प्रोसेस। अब यूकैरियोट में जो प्रोसेस है वो थोड़ा हटके है। उसके अंदर असेंबली का प्रोसेस अलग तरह का है, प्रोसेसिंग का प्रोसेस अलग तरह का है। लेकिन मोटा मोटी जो डिफरेंस है उसमें क्या होगा, जैसे प्रोकैरियोट में पहला एमिनो एसिड फॉर्माइलेटेड मैथ्योनाइन था, तो यूकैरियोट के केस में ये होता है केवल मैथ्योनाइन। प्रोकैरियोट में एमआरएनए कांस्टेंट रहता है, राइबोसोम मूवमेंट करता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम कांस्टेंट रहता है, मैसेंजर आरएनए मूवमेंट करता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट में रिलीजिंग फैक्टर जो है वो 3 तरह के हैं। यूकैरियोट में रिलीजिंग फैक्टर 1 तरह का ही होता है। इसी तरह जो इनिशिएशन फैक्टर है प्रोकैरियोट में अलग संख्या है, यूकैरियोट में अलग संख्या है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस। और इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, इस पर मैं एक अलग से व्याख्यान रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ये MSc लेवल का टॉपिक है। यहाँ पर UG लेवल के हिसाब से इतना डिटेल में मैं आपको नहीं जा सकता। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इस पे एक अलग से एक सेपरेट व्याख्यान है वो बनेगा, और उसको बाकायदा उदाहरण के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये नट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट है, और इसको काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो
कंसेप्ट को समझ में नहीं आए हों तो आप निसंकोच कम्युनिकेशन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन सभी का समाधान किया जाएगा। और एक बार मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे लोहिया कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।